हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि कुछ साइंस का भी पूरा वीडियो लाया जाएगा, क्योंकि हमारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे या जो भी एग्ज़ाम है, बिहार के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो भी एग्ज़ाम है, सब में साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज रहता है। और आजकल तो साइंस कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे हैं और पूरे बेसिक से लेकर के पूरा अंदर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ने की आवश्यकता है, तो ही हमारा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक पार्ट लिए हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में पादप जगत, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो प्लांट किंगडम, पहले पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप क्या होता है? तो जीव मंडल में जितने सारे जीव हैं, जिनमें यदि बहुकोशिकीय, प्लांट के बारे में मैंने बताया, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर जो हो, प्रकाश संश्लेषी, यूकैरियोटिक यानी कि ससीम केंद्र, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं? जिसमें केंद्रक होता है, उत्पादक, उत्पादन करने वाला, स्वपोषी जो अपना पोषण स्वयं करता है। यदि जिन जीवों में ये लक्षण है तो उन्हें हम प्लांट के कैटेगरी में सामान्यता रखते हैं। तो प्लांट किंगडम में आपको क्वेश्चन ऐसे बीपीएससी में या किसी में अगर पूछना होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से लक्षण प्लांट के नहीं हैं? ए, बी, सी या दोनों या तीनों, चारों, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। अब चलेंगे हम पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में, कि मतलब पौधा को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा हो गया पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, सबके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हर टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा किसको कहते हैं? पादप समूह का सबसे जो बेसिक या शुरुआती पौधा होता है वो थैलोफाइटा वर्ग का ही होता है। थैलोफाइटा में क्या है, इसका लक्षण हम समझते हैं। इसमें पत्ती, तना, जड़, इस सब का अभाव होता है। जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। कोई भी पौधा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जड़, तना और पत्ती ही नहीं लगता है, फूल, फल तो भूल ही जाइए। तो जड़, तल, तना और पत्ती का अभाव रहता है। इसका जो शरीर होता है थैलस के अनुसार जैसा होता है, थैलस। इसमें क्या लिख लेते हैं हम? जड़, तना और पत्ती का अभाव रहता है। जड़, तना और पत्ती नहीं रहेगा। इसका शरीर एक थैलस जैसा रहता है, इसीलिए थैलस नुमा रहता है, इसीलिए हम इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। इसमें संवहन ऊतक का बिल्कुल अभाव रहता है, संवहन ऊतक नहीं रहता है। संवहन ऊतक किसको बोलते हैं? वह ऊतक जो पौधों में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इधर से उधर भोज्य पदार्थ को, खनिज लवण को पौधों तक ले जाएगा और वहाँ से बने हुए भोज्य पदार्थ को चारों तरफ फैलाएगा, उसी को बोलते हैं संवहन ऊतक। तो थैलोफाइटा में हमारा संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। और एक चीज, थैलोफाइटा में शैवाल यानी कि अलगी, कवक, फंगाई, इन सब के शैवाल, कवक वर्ग के बहुत सारे, मतलब विभिन्न शैवाल के प्रकार, विभिन्न प्रकार के कवक या आदि जो है थैलोफाइटा में आते हैं। और बहुत सारे भी हैं, उसके बारे में हम थैलोफाइटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए ब्रायोफाइटा। पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पादप जगत का एम्फीबिया किसको कहा जाता है? यानी कि उभयचर। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जल और भूमि दोनों पर रहता है, उसको उभयचर बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा के पौधे जो हैं, इसे ही पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। एम्फीबिया यानी कि उभयचर। क्यों? क्योंकि ये रहता तो भूमि पर है, लेकिन इसको आर्द्रता एवं नमी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा के सारे पौधों को रहता भूमि पर है, लेकिन इसमें आर्द्रता एवं नमी की आवश्यकता होती है, और यह छायादार जगह पर पाया जाता है ब्रायोफाइटा। इसमें भी संवहन ऊतक का अभाव होता है। इस पौधों में भी संवहन ऊतक का अभाव रहता है। जड़, तना, पत्ती में पत्ती और तना तो रहेगा, लेकिन जड़ का अभाव रहता है। पत्ती और तना जैसी रचनाएं होती है, सिर्फ पत्ती और तना जैसी रचनाएं निकली रहती है, लेकिन जड़ क्या होता है हमारा? जड़ इसमें नहीं रहता है, जड़ का अभाव रहता है। और ये थैलोफाइटा जो है अधिकांशतः जलीय होते हैं। ये अधिकांशतः इसको जलीय पौधे होते हैं थैलोफाइटा में, या फिर बहुत ज़्यादा नमी की हो सकता है। इसमें क्या है कि आपको जलीय नमी भी चाहिए और भूमि पर ये रहते हैं, इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है। अब चलते हैं ट्रैकियोफाइटा। तो इसमें क्या था? जड़, तना, पत्ती
बिल्कुल नहीं था। इसमें पत्ती और तना जैसी रचना तो थी, लेकिन जड़ नहीं था। जड़ की जगह पर राइजोम होता है, जो कि हमारा इसको ये खनिज लवण को ऑब्जर्व करने का काम करता है। अब ट्रैकियोफाइटा में क्या है, जड़, तना और पत्ती तीनों रहेंगे। जड़, तना और पत्ती रहेगा, और इसमें संवहन ऊतक भी रहेगा। संवहन ऊतक भी ट्रैकियोफाइटा में होता है। अब ट्रैकियोफाइटा को हम 3 भागों में बांटे हैं, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी को अक्सर जिम्नोस्पर्म, इसका इंग्लिश होता है जिम्नोस्पर्म भी लिखा रहता है। आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म भी आपको ऑप्शन में रह सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा में, जो ट्रैकियोफाइटा में जड़, तना और पत्ती का है और संवहन है, तो इस सब में तो होगा ही, क्योंकि इसी के तीनों पार्ट है। तो टेरिडोफाइटा में क्या है जो कि इन दोनों से अलग है? टेरिडोफाइटा में है, इसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स, ये 2 तरह के प्लांट होते हैं। वैसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो इसमें ना पुष्प और ना ही बीज। टेरिडोफाइटा में पुष्प भी नहीं होता है और बीज भी नहीं होता है। ये सब तो जड़, तना, पत्ती तो होगा, लेकिन पुष्प और बीज इस पौधे में नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और अगर जिस पौधे में फूल होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसको बोलते हैं हम फेनरोगेम्स। अब चलिए, ये दोनों जो है फेनरोगेम्स हैं, इसमें पुष्प होते हैं, लेकिन फिर इसमें क्या दोनों में डिफरेंट है? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, अनावृत बीजी, नाम से हिंदी से पता चल रहा है। आवृत मतलब ढकना होता है, अनावृत मतलब उसके बीज जो है नग्न होते हैं, यानी कि ढके नहीं रहते हैं। फल के भीतर इसके बीज नहीं रहते हैं, इसके बीज जो है खुले में रहते हैं, नंगे रहते हैं। तो इसी बीज यानी कि ढका हुआ नहीं रहता, इसीलिए इसको अनावृत बीजी या फिर इंग्लिश में हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसमें अंडाशय का अभाव रहता है। अंडाशय रहेगा तो ही तो फल का आवरण बनेगा, अंडाशय से ही न बनता है फल। तो अंडाशय का अभाव रहता है, अंडाशय इसमें नहीं रहता है। अब चलिए, आवृत बीजी। आवृत बीजी किसको कहते हैं? वैसा पौधा जिसके बीज आवृत होते हैं, यानी कि ढके रहते हैं, उसे बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी 2 तरह का है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है कि जड़ जो है पूर्णतः विकसित नहीं होती है, लेकिन द्विबीजपत्री में जड़ पूर्णतः विकसित होती है। इसके संवहन में कैम्बियन का अभाव रहता है, इसके संवहन पुल में कैम्बियन रहता है। अब हम इसके बारे में बारी बारी से सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इसे पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इस टॉपिक पर ही आधारित होगा। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप बिल्कुल करने लग जाइएगा ये पढ़ने के बाद। तो चलिए हम फिर से बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम थाइलोफाइटा के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। तो थाइलोफाइटा में मैंने अभी बताया कि जड़, तना और पत्ती का अभाव रहता है, थैलसनुमा रहता है, इसीलिए इसको थाइलोफाइटा कहते हैं। इसमें संवहन ऊतक का भी अभाव रहता है। अब इसको ऐसे पढ़ना है कि पूरे क्लास में ही अभी पूरी याद हो जाए, अब क्वेश्चन पूरा, अब इससे कोई क्वेश्चन ना फंसे। अब देखिए, आपको खुद लगेगा, वीडियो के लास्ट में देखिएगा तब से खुद क्वेश्चन बनने लगेगा तो समझ में आएगा। अब देखिए, थाइलोफाइटा में कवक, शैवाल और जीवाणु के विभिन्न प्रकार आते हैं। कवक, शैवाल और जीवाणु के, कवक फंगाई भी कहीं कहीं लिखा है फंजाई, शैवाल को अलगी, जीवाणु को बैक्टीरिया। कवक के अध्ययन, लॉजी जिसमें शब्द लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका अध्ययन। तो माइकोलॉजी यानी कि कवक का अध्ययन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है, माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। अब बारी बारी से हम कवक, शैवाल और जीवाणु तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम फिर शुरुआत करते हैं कवक के बारे में। कवक थाइलोफाइटा का एक तो कह सकते हैं थाइलोफाइटा का भाग है। तो उसमें जो जो होता है, जड़, तना, पत्ती का भाव थैलस नुमा रहेगा, संवहन ऊतक नहीं रहेगा। तो ये सब इसमें भी, कवक में भी वो सब गुण पाया जाएगा। अब उसके अलावा क्या ऐसा चीज़ है जो कि तीनों में डिफरेंट करता है, कवक, शैवाल और जीवाणु में? चलिए, क्लोरोफिल, हरित लवक रहित या पर्णहरित, क्लोरोफिल का इसमें अभाव रहता है। रहित यानी कि सहित मतलब क्या? साथ में, रहित मतलब अलग। तो इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं रहता है कवक में। इसीलिए क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बीजपोषी होते हैं।
तो कवक कैसा होता है? विविधपोषी, स्वपोषी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल या हरित लवक की अभाव रहता है। अब विविधपोषी यानी कि अलग अलग तरीका से अपना पोषण ग्रहण करता है, उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे विविधपोषी के बारे में कि किस किस तरीका से हम ये भोजन ग्रहण करता है। अभी हम पढ़ते हैं संचित भोजन। कवक में क्या होता है? संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। मशरूम नाम सुने ना, मशरूम, वो भी एक तरह का कवक है। तो उसमें जो भी कवक में जो भी संचित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। संचित भोजन किस रूप में रहता है कवक में? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक कैसा है? क्लोरोफिल उसमें नहीं होता है, वह विविधपोषी होता है, स्वपोषी नहीं होता है। अब आगे चलिए, कवक का हैबिटेट यानी कि वो कवक कहाँ रहता है, उसका आवास क्या है? तो जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ, बहुत ज़्यादा अधिकांशतः चीज़ कार्बनिक ही होते हैं धरती पर। तो जो या तो जीवित है कार्बनिक पदार्थ, हमारे शरीर में भी कार्बन की मात्रा है तो हम एक तरह कार्बनिक पदार्थ हो गए। तो अगर जो शरीर जीवित है अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ में इसका आवास होता है। तो अब चलिए, कोप्रोफिलस मैंने लिखा, ये कोप्रोफिलस उस कवक को कहते हैं जो गोबर पर उगता है। गोबर भी एक तरह क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो याद रखिएगा कि गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। अब कीरोटोनोफिलिक किसको बोलते हैं? वैसा कवक जो नाखून और बाल पर होता है। नाखून और जानवरों और जीवों के नाखून और बाल पर जो कवक होते हैं वो इससे कवक को कहते हैं कीरोटोनोफिलिक। ऐसे भी कीरोटिन, नाखून और बाल में होता है ना कीरोटिन, तो उसी को कहते हैं कीरोटोनोफिलिक। अब चलिए, ये पोषण कैसे करता है? हमने तो पढ़ा अभी कि विविधपोषी होता है। तो विविधपोषी का मतलब ही होता है विविध, माने अलग अलग तरीका के। तो पोषण कितने तरीका से होता है? तो पहला है सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है कि कवक दो जीव, कोई भी दो जीव जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी बोलेंगे। इसमें क्या होता है? दोनों को लाभ होता है, दोनों को लाभ होता है। जैसे कि लाइकेन, इसमें भी कवक होता है और शैवाल भी होता है। तो सहजीवी किसको बोलते हैं? वैसा पोषण करने का तरीका जिसमें दो जीव परस्पर मिलजुल कर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको सहजीवी या सिम्बायोटिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया? लाइकेन। अब चलिए, परजीवी या पैरासाइट। अब परजीवी किसको बोलते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर में रहता है और उसे हानि भी पहुंचाता है। एक जीव दूसरे जीव के शरीर में रहता है और उसे हानि भी पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट यानी कि परजीवी। तो पैरासाइट परजीवी में कौन कवक आ जाएगा? पॉक्सीनिमिया और ऑस्ट्रिलागो, और बहुत सारे कवक होंगे। एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, पॉक्सीनिया और ऑस्ट्रिलागो। ये ऐसे कवक हैं जो कि हमारे परजीवी होते हैं, यानी कि जिसके शरीर में रहते हैं उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, उस जीव के शरीर को तरह तरह से रोग से भी ग्रसित करते हैं। अब देखिए, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट। मृतोपजीवी क्या होता है? ये जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे राइजोपोस, इसका एग्जांपल हो गया राइजोपोस। जैसे इसे क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए दे दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सा फंजाई या कवक मृतोपजीवी है? राइजोपोस, पेनिसिलियम और मर्चेला। ये सब क्या हो गए? ये सब जो कवक है हमारा मृतोपजीवी है। अब समझ गए तीनों के बारे में। सहजीवी जो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए हमारे बालों में जू होती है ना, तो एक तरह से पैरासाइट हो गई, हमें नुकसान भी पहुंचाती है और हमारे शरीर में भी रहती है, तो उसी को बोलेंगे मृतोपजीवी। जो मृत कार्बनिक पदार्थों से जो पोषण ग्रहण करता है उस तरीका को कहते हैं मृतोपजीवी। वैसे कवक को कहते हैं मृतोपजीवी। परजीवी यानी कि सैप्रोफाइट। फिर आगे हम इसके बारे में अभी और बहुत कुछ है, अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम लोग कवक के बारे में तो पढ़े, कवक का फिर अब आर्थिक महत्व पढ़ते हैं। कवक के बारे में पढ़े, कवक के प्रकार, कवक का आवास, कवक कैसे पोषण करता है, अब उसका क्या यूज है, आर्थिक महत्व है। आर्थिक हमारा लाभदायक क्रिया भी कुछ होता है कवक से, और कवक की कुछ हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं। तो चलिए लाभदायक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जंतु एवं पौधों के अवशेष का विघटन। कवक का मेन गुण क्या है
कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को वह डिकम्पोज कर देता है, विघटन कर देता है, यानी कि उसको सड़ा गड़ा करके नष्ट कर देता है। तो ये पौधा और जंतु का जो भी अवशेष रहता है उसे डिकम्पोज कर देता है और उसी से वह अपना पोषण ग्रहण कर लेता है। ये इसका जो मेन फंक्शन है, कवक का मेन कार्य है, ये बहुत इसकी वजह से हमारा बहुत सारा चीज़ नियंत्रित होता है, पौधों के अवशेष का विघटन करता है, जंतु एवं पौधे के। अब चलिए आगे कुछ आपको कवक की नाम बताएंगे और उस कवक का क्या यूज है डेली लाइफ में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला एगारिकस एक कवक है और एक मर्चेला। एगारिकस और मर्चेला जैसे मशरूम भी हो गया, ये सब का जो एगारिकस एक तरह का मशरूम ही है, मर्चेला इसका यूज हम सब्जी के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, एगारिकस और मर्चेला मशरूम ये सब सब्जी के रूप में हम कवक का उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। चलिए, अब एस्पेरजिलस पेनिसिलियम, ये दोनों का क्या करते हैं, पनीर उद्योग में यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि निम्न में से किसका उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है, एस्पेरजिलस, एगारिकस, मर्चेला, ऐसे और एक दो कवक का नाम दे दे तो क्या हो जाएगा हमारा, पेनिसिलियम और एस्पेरजिलस। ये दो जो है हमारा पनीर उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। ईस्ट के बारे में चाहिए। अब ईस्ट भी एक तरह का कवक है, इसकी खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। याद रखिएगा, ईस्ट की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। इसका उपयोग किस किस चीज़ में बनाने में किया जाता है, एल्कोहल, शराब, बेकरी उद्योग में, डबल रोटी, इस सब में हम इसका ईस्ट का उपयोग करते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, याद रखिएगा ये नाम ऐसा है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी एक ऐसा ईस्ट है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में हम डबल रोटी बनाने के उपयोग में करते हैं। तो बहुत तरह के ईस्ट होते हैं, उसमें से एक सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है डबल रोटी बनाने में उपयोग होता है। ईस्ट से हमारा एक एंजाइम भी बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम। याद रखिएगा, इन्वर्टेज एंजाइम किससे बनता है, तो ईस्ट से। या ईस्ट से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, तो इन्वर्टेज एंजाइम। ईस्ट के किण्वन, ईस्ट का किण्वन होता है, किण्वन में ईस्ट जो है सहायक होता है। इसकी खोज किसने किया, लुई पास्चर। फर्मेंटेशन किण्वन क्यों बोलते हैं, किण्वन की खोज किसने किया, लुई पास्चर ने। और ईस्ट से एक विटामिन भी प्राप्त होता है, विटामिन डी। तो ईस्ट से क्या क्या प्राप्त हुआ, ईस्ट से एक एंजाइम प्राप्त हुआ, इन्वर्टेज। इस ईस्ट से हमारा विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताइए, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है ना विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब चलिए, कवक से कुछ औषधि, कवक से कुछ औषधि भी तैयार की जाती है, या औषधि में भी उपयोग किया जाता है कवक का। पेनिसिलियम नोकेक्टम, पेनिसिलियम नोकेक्टम से एक पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजीवी, जो एंटीबायोटिक खाते हैं ना उसमें वैसा ही कुछ, पेनिसिलियम नोकेक्टम से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। और इसको बनाया एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लीजिए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसने किया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसका खोज, पेनिसिलियम का। किस कवक से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नोकेक्टम से। और वैसे ही क्लोरोमाइसिटिन भी एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। न्यूमाइसिन भी एक तरह का प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक तरह का ये है, एंटीबायोटिक है। तो ये सब हमारा कवक का किस किस चीज़ में उपयोग किया अभी सब्जी में भी उपयोग हुआ, पनीर उद्योग में उपयोग हुआ। ईस्ट का भी तरह तरह में, शराब उद्योग में, बेकरी उद्योग में, डबल रोटी बनाने में हुआ। डबल रोटी में कौन सा ईस्ट का उपयोग होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इन्वर्टेज एंजाइम ईस्ट से बनता है। ईस्ट किण्वन में भी सहायक होता है, जिसकी खोज किसने किया, लुई पास्चर ने। ईस्ट का खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब चलिए, कवक से औषधि हमने पढ़ा, अभी पढ़ते हैं कवक से प्राप्त अम्ल। कवक से कुछ अम्ल भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, किस कवक से अम्ल प्राप्त होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। साइट्रिक एसिड पढ़े होंगे आप लोग, साइट्रिक अम्ल जो कि सिरका में होता है, ये एस्परजिलस म्यूकर साइट्रोमाइबीज कवक से बनता है। एस्परजिलस म्यूकर साइट्रोमाइबीज कवक से क्या बनता है, साइट्रिक अम्ल। एस्परजिलस ग्लोमाइसिस और पेनिसिलियम ग्लाउकम, ये दो से ये कवक है, एस्परजिलस ग्लोमाइसिस। एस्परजिलस का बहुत सारा कवक का प्रकार, एस्परजिलस में बहुत सारे कवक आते हैं, तो एस्परजिलस का एक ग्लोमाइसिस भी एक एस्परजिलस में ही कवक है, और पेनिसिलियम ग्लाउकोम। ये दोनों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, गैलिक अम्ल। याद हो गया। अब आगे चलिए, एस्परजिलस नाइजर ग्लूकोनिक अम्ल। अगर एस्परजिलस ग्लोमाइसिस कहेगा तो गैलिक अम्ल, एस्परजिलस नाइजर कहेगा तो ग्लूकोनिक अम्ल। एस्परजिलस म्यूकर
और साइट्रोमाइबिस है तो साइट्रिक अम्ल। राइजोपस निग्रिकेंस से क्या बनता है, कौन सा अम्ल, फ्यूरेमिक अम्ल। फ्यूरेमिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल। और ये अम्ल याद रखिएगा, एक ठो और अम्ल कहीं था ना, ये एंजाइम, सॉरी एंजाइम, इन्वर्टेड एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट से बनता है। आगे चलिए, राइजोपस निग्रिकेंस फ्यूरेमिक अम्ल हो गया। अब कवक से कुछ एंजाइम भी प्राप्त होते हैं, जैसे ईस्ट एक कवक था ना, तो इन्वर्टेड एंजाइम प्राप्त किए ना, उसी तरह से और सारे कवक हैं जिनसे एंजाइम प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा भी मैंने है, ईस्ट से इन्वर्टेड एंजाइम। अस्परजिलस ओराइजी, देखिए अस्परजिलस का बहुत सारा प्रकार है। अस्परजिलस ओराइजी, इससे एमाइलेज एंजाइम बनता है। एंजाइम क्या करता है, रासायनिक क्रियाओं की गति को प्रभावित करता है, रासायनिक क्रिया गति को। जैसे हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारे एंजाइम का उपयोग होता है ना, वही सब उस तरह से ही कवक से हमारे कुछ एंजाइम भी प्राप्त होते हैं। जैसे इमाइलेज, इमाइलेज किससे प्राप्त होता है, अस्परजिलस ओराइजी से। इन्वर्टेज किससे प्राप्त होता है, ईस्ट से। पेनिसिलियम से क्या प्राप्त होता है, पैक्टिनेज। इमाइलेज अस्परजिलस ओराइजी से और पेनिसिलियम से पैक्टिनेज। अब हम पढ़ते हैं कवक से विटामिन। कुछ कवक से विटामिन का भी संश्लेषण किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है या उससे निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं। स्ट्रोमाइसिस ग्रिसिकस, स्ट्रोमाइसिस ग्रिसिकस से विटामिन B12, याद रखिएगा। स्ट्रोमाइसिस ग्रिसिकस से कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है, विटामिन B12। इसका रासायनिक क्या नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन किसका नाम, रासायनिक नाम होता है, कोबालामीन। तो B12 का, B12 किस कवक से संश्लेषित होता है, स्ट्रोमाइसिस ग्रिसिकस। अब है ओसुविया गोसिपी, ओसुविया गोसिपी से B2 विटामिन का संश्लेषण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, फ्लोविन, याद रखिएगा। B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। तो अभी इस तरह से हम क्या क्या पढ़े, कवक का कुछ आर्थिक महत्व पढ़े। इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, क्वेश्चन अभी जब हम लास्ट में बताएंगे आपको पूछेंगे, उससे पहले आप एक बार फिर से, अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर से एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर से सुन लीजिएगा। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखिए कैसे क्वेश्चन होता है, और एग्जाम में अच्छे से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। पूरा हम डिटेल में इसको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आगे अब हम क्या पढ़ते हैं, कवक का हानिकारक उपयोग। जैसे कवक का कुछ लाभदायक क्रिया था तो कुछ हानिकारक क्रिया भी होगा ना, तो कवक का हानिकारक क्रिया अब पढ़ते हैं। अब एक चीज़ किण्वन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि किण्वन में क्या होता है। किण्वन में से इथाइल अल्कोहल और ठोस CO2 उत्सर्जित होता है। तो ठोस CO2 को ही ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं, याद रखिएगा। ईस्ट के माध्यम से जो किण्वन होता है उससे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल इन्वर्टेड एंजाइम की सहायता से ही बनता है, इथाइल अल्कोहल और ठोस CO2। इसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। तो चलिए अब हम लोग हानिकारक लाभदायक पढ़ लिए ना, हानिकारक के बारे में पढ़ते हैं। कवक का हानिकारक क्रिया। तो कवक के हानिकारक क्रिया में पहले कवक से कुछ मानव रोग भी होते हैं, और वो मानव रोग हम एक टॉपिक है, बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी कुछ कवक के बारे में पढ़ लेते हैं जो मानव रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कवक अस्परजिलेसिस, अस्परजिलेसिस के बारे में हम लोग अभी लाभदायक में बहुत सारा पढ़े। इसका कई ऐसा प्रकार है या कई इसकी जातियाँ ऐसी है जो कि लाभदायक भी है, और कई ऐसी जातियाँ रोग भी उत्पन्न करता है। तो अस्परजिलोसिस जो है फेफड़े का रोग है। अस्परजिलेसिस एक रोग फेफड़े का रोग है जो कि कवक के द्वारा होता है। फिर दाद भी कवक के द्वारा होता है, मेनिंजाइटिस, ये दाद भी कवक के द्वारा, मेनिंजाइटिस भी कवक के द्वारा। एनिकोमाइकोसिस क्या है, नाखून का भूरापन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनिकोमाइकोसिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो नाखून से। उसमें क्या होता है, नाखून भूरा हो जाता है। किस रोग में, एनिकोमाइकोसिस। अब चलिए, हिप्टोप्लाज्मोसिस भी एक तरह का मानव रोग ही है। पशु रोग में एथलीट फुट होता है, पशु के जो पैर में हो जाता है, म्यूकोरोमाइकोसिस। फिर एस्परजिलोसिस, ये भी पशु में ही होता है। तो अस्परजिलेसिस जो होता है ये तो एक रोग है, लेकिन अस्परजिलिसियम हमेशा जो आ रहा है, जैसे ये है अस्परजिलस, इसी का कोई जाति से वो रोग होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है अस्परजिलेसिस। फेफड़े का रोग है, जानवरों में होता है, मानव में भी होता है। मेनिंजाइटिस दिमाग का रोग हो गया, ये चमड़े का हो गया रोग। एनिकोमाइटिस नाखून का भूरापन हो गया। अब और पढ़ते हैं हम कवक का हानिकारक क्रिया।
जैसे राइजोपोस और पेनिसिलियम की कई ऐसी जातियां हैं, राइजोपोस और पेनिसिलियम कई ऐसी जातियां हैं जो कि भोजन को नष्ट कर देती हैं, भोजन को नष्ट कर देती है। कई जातियां भोजन को नष्ट कर देती हैं। देखिए, इसीलिए राइजोपोस को हम ब्रेड मोल्ड या पुन मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड भी कहते हैं। रोटी बहुत दिन का हो जाता है, कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद उस पर कुछ कलर जैसा, दूसरे कलर जैसा हो जाता है, तो उसी को राइजोपोस के कारण ही होता है, रोटी का कलर वैसा उस पर कुछ लगता है जैसे भूरापन टाइप का हो गया, तो राइजोपोस के कारण, इसीलिए उसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। पेनिसिलियम की भी कई जाती है। पेनिसिलियम की एक ऐसी जाति हम लोग पढ़े हैं जिससे एंटीबायोटिक भी बनता है, पेनिसिलियम नेक्टिम, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। लेकिन उसकी कई ऐसी भी जातियाँ हैं जो कि भोजन को नष्ट करती हैं। आप लोग कपड़ा उपड़ा में कभी देखते हैं भूरापन जैसा कई बहुत दिन से रखे रहने पर आ जाता है, कपड़ा, चमड़ा या लकड़ी आदि को भी कवक जो है हानि पहुँचाते हैं। जहरीला मशरूम, हमने पिछले लफ्ज़ में पढ़ा कि मशरूम का खाने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे एक था मर्चेला था, एगेरिकस था, ये सब खाने में भी यूज होता है। लेकिन कुछ जहरीले मशरूम भी होते हैं जैसे एमिनेटा, फ्लोरिडस, लुसुला, लेक्टोरियस। तो ऐसे इसी में से कोई एक नाम दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा जहरीला मशरूम नहीं है या जहरीला मशरूम है, तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा तो ऑप्शन रहता है तो पकड़ा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हम पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा हमेशा याद ही रहेगा। अभी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में जाइएगा ऑप्शंस रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा तो ऑप्शन से याद आ जाएगा। एमिनेटा, फ्लोरिडस, लुसुला, लेक्टोरियस, ये क्या है? जहरीला मशरूम। अब पढ़ते हैं पादप रोग के बारे में। पौधों में भी कई बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो कि इसके माध्यम से होते हैं, कवक के माध्यम से। कौन कौन पढ़ते हैं? सरसों का सफ़ेद कीट रोग। सरसों देखे होंगे आप लोग, पौधा उसका, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं सफ़ेद कीट रोग। ये कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का उत्तर भावी अंगमारी है, लेट ब्लाइट, और एक इसका आलू का अर्ली ब्लाइट भी होता है। इंग्लिश इसलिए आपको हम लिख दे रहे हैं बार बार, ताकि कभी कभी ऑप्शन में उसको इंग्लिश में लिखा रहेगा आलू का लेट ब्लाइट, हिंदी में लिखा है आलू का लेट ब्लाइट लेके लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि वही चाहिए। उत्तर भावी अंगमारी भी कवक से होता है, अर्ली ब्लाइट भी कवक से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ना खाए होंगे, देखे होंगे कभी कभी अंदर में लाल जैसा हो जाता है, तो वही गन्ने का लाल सड़न रोग है जो कि किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चने का विल्ट रोग कवक के कारण। सेब के फल का सड़ना, वो भी कवक के कारण ही होता है। बाजरे का आर्गट, गेहूं का लाल रस्ट एवं ढीलासमट, ये सब भी कवक से होता है। धान का ब्लास्ट प्रध्वंस रोग, धान का प्रध्वंस रोग, ब्लास्ट रोग, ये भी उसके कारण होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू। इतने सारे रोग हो गए, हम लोग पादप रोग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ आप इसको दिमाग में रखिएगा कि ये सब कवक के कारण होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है निम्न में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण है? कुछ जीवाणु से होने वाला रोग दे देगा, कुछ विषाणु से होने वाला रोग दे देगा, उसमें से एक कवक वाला रहेगा। या फिर पूछ देगा कि सेव के फल का सड़ना या गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो हमारा आंसर हो जाएगा कवक। आपको मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए, या फिर अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलिए। एफ्लाटॉक्सिन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का हानिकारक विष है जो जानवरों के लिए बहुत हानिकारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन ये जो है अस्परजिलस फ्लैप्स से प्राप्त होता है, ये भी कवक से प्राप्त होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विष है, किससे प्राप्त होता है? कवक से। ऐसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एफ्लाटॉक्सिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो विषाणु से हो जाएगा, सॉरी कवक से होगा। और किस कवक से? अस्परजिलस फ्लैप्स। अस्परजिलस का देख रहे हैं ना, बहुत सारा पार्ट ऐसा है, बहुत सारी जातियाँ ऐसी है जो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब चलिए एलएसडी एक क्लेविसेप्टस पेसिपेलाई से प्राप्त होता है। एलएसडी एक तरह का रसायन है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इसका फुल फॉर्म होगा। कभी पूछ सकता है कि एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये किसका काम में आता है? भ्रमित करने के लिए आता है। विभर्मी एक तरह का रसायन है, किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेटस पेसिपेलाई, क्लेविसेटस पेसिपेलाई से। अब आगे चलिए। एर्गोट किससे प्राप्त होता है? कैल्विसेप्स परपुरिया से। एर्गोट किससे प्राप्त होता है? कैल्विसेप्स परपुरिया से। जो कवक निमिटोड का भक्षण करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीडिशियस कवक। जो कवक निमिटोड का भक्षण करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीडिशियस कवक। अस्परजिलस को ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, राइजोपोस को ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड भी कहते हैं। इस तरीका से हमने कवक के बारे में पढ़ा। हम पादप जगत में थैलोफाइटा के
कवक, जीवाणु और शैवाल में से कवक के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ लिए। अब फिर पढ़ेंगे शैवाल, फिर पढ़ेंगे जीवाणु, फिर अगले पार्ट में चलेंगे। इस तरीक़ा से यदि आप पढ़ते हैं तो पूरा बायोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या दरोगा हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। और डिटेल में पढ़िएगा तो ही आपसे क्वेश्चन पकड़ा पाएंगे। और कुछ अगर इसमें से बच जाता है, कुछ ऐसे भी हैं जो छूट जाएंगे। सारे पूरा इतना पढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जो छूट सकता है, तो उसको हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें पूरा कवर हो जाएगा। इसको एक बार वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा कभी देखिएगा और ध्यान से इसको पॉज कर करके पढ़ते जाइए, समझते जाइए। क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे पढ़िएगा तो जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस के साथ साथ हम लोग आगे दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये संविधान, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइंस में भी बायोलॉजी उठाएं, फिर एक आर्ट्स का भी टॉपिक लेंगे। इस तरीक़ा से पूरा साइंस हम लोग ख़त्म करेंगे। साइंस और पूरा जीके का प्रिपरेशन। करेंट अफेयर्स का भी सीरीज चलेगा, आप पढ़ते रहिए, बस देखते रहिए। आगे आने वाले आपके जो भी एग्जाम है वो जरूर निकलना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, इसके लिए मैथ्स का भी आपको वीडियो बनाया गया है, तो मैथ्स का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग का भी बना दिया जाएगा। मैथ का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन बताया जा रहा है। उसमें क्या होगा कि आपके सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए 10 सवाल देते हैं तो 10 या 8 चैप्टर से हैं, तो 8 चैप्टर का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और बाकी मैथ्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैथ्स का बेसिक से एकदम 0 लेवल से चैप्टर वाइज आपको हल कराया जाएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।